वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। प्रोग्राम का नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और G20 की अध्यक्षता है हमारे पास, यानी कि भारत के पास, और इससे जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। मिशन G20 के साथ जुड़ा है हमारा भी मिशन, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का मिशन, आप तक मिशन G20 से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाने का। G20 विश्व का वो महासमूह जो बहुत से काम करता है, लेकिन इसके बारे में हमारा आपका जानना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है, इसीलिए तो आप तक पहुंचा रहे हैं ये जानकारी। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहेंगे तो आप तक वो सभी जानकारी पहुंचती रहेगी, जिससे आप जानते रहेंगे कि किस तरह भारत अपने आप को एक विश्व लीडर के तौर पर दुनिया में स्थापित कर रहा है, और वो क्या काम है जो कि G20 के जरिए भारत करना चाह रहा है। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो खास मेहमान उपस्थित हैं उनका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी। ये है प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ ये है डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडीज के। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से बहुत सी बातें हमें जाननी है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने कहा कि मिशन G20 के साथ हमारा ये मिशन जुड़ा है इन्फॉर्मेशन का, आप तक जानकारी पहुंचाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि अभी हाल ही में हमने जो है एक ग्लोबल साउथ समिट जो है वो भी किया था, और उसका भी नाता जो है वो G20 के साथ जुड़ा है, और भारत उसमें जो है वो कॉमन एक रोल जो है वो निभा रहा है। तो मैं साउथ पर, ग्लोबल साउथ पे आने से पहले G20 से शुरुआत करती हूं। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में G20 की महत्ता क्या है? देखिए, G20 वास्तव में 19 राष्ट्रों और एक संघ, यूरोपियन यूनियन का ऐसा एक अंतरशासकीय मंच है जो वैश्विक नीति पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और वित्तीय सहायता, समन्वय और सहकारिता अर्थात कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन पर बल देता है। तो ये पहला एक ऐसा मंच है जो विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसके द्वारा प्रकट होता है, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि विश्व की 80% उत्पादकता, जिसको हम ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कहते हैं, सकल वैश्विक उत्पाद कहते हैं, वो इन G20 के सदस्य देशों के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्लोबल साउथ और G20 ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो कि हाल ही में भारत ने चेयर की हैं। तो ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, G20 में हम सभी जानते हैं कि 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, इसके अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज हैं, कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इससे जुड़े हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, तो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से ग्लोबल साउथ? देखिए, ग्लोबल साउथ वास्तव में 1990 के बाद, कहें विशेषकर 21वीं शताब्दी का एक ऐसा समूह है राष्ट्रों का जिनको आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील राज्य या अविकसित राज्यों के रूप में, डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में जाना जाता था। लेकिन अगर हम पिछले 3 दशकों में देखें तो वो विकासशील राज्य या वो अविकसित राज्य या वो तृतीय देश दुनिया के राज्य आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत ही सशक्त और सुदृढ़ हो गए हैं। इसलिए एक नया विमर्श जो आरंभ हुआ है, विशेषकर अगर हम देखें कि पोस्ट लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये वो राष्ट्र हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, जिनकी मार्केट बहुत सुदृढ़ है। विकसित राष्ट्रों की निर्भरता इन पर ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए एक नया विमर्श हुआ है जिसको डेवलपिंग कंट्रीज को अब कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में जाना जाता है।
जी, अभी आपने फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड की बात की तो मुझे याद आया कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने जब ग्लोबल साउथ समिट को एड्रेस किया तो उस समय उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स जो हैं वो भी सुने कि ग्लोबल साउथ समिट को एड्रेस करते हुए और G20 को उसके साथ जोड़ते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने उस समय क्या कहा। Our theme for the G20 presidency is Vasudhaiva Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. While unveiling the theme, Honorable Prime Minister Mr. Modi emphasized the importance of Indian presidency in offering a ray of hope for the world, while maintaining close relations with developed countries. India is keen to put forward the point of view of the global south, our co-passengers on the path of development for decades. We strongly believe that there should not be any first world or a third world, but just one world with a shared understanding for a common future. In this background, India has taken this opportunity to organize the present summit to enable an exchange of ideas which would provide valuable input to progress towards our collective goals. I'm hopeful that today's session will be a stage for us to exchange views and ideas towards building a common understanding. It would also enable me, especially as the lead of the G20 finance track, to reflect on common issues affecting our economies and incorporate them in relevant G20 discussions. The finance track brings together representation from the ministries of finance and central banks. It enables discussion on a range of issues of global relevance, such as the international financial architecture, sustainable finance, international taxation, and financial inclusion, among others. 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। अभी आपने सुना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी को, जो कहा उन्होंने ग्लोबल साउथ समिट को एड्रेस करते हुए। उसका एक छोटा सा अंश मैंने अभी आपको सुनवाया। हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल कोऑपरेशन हर तरह से और हर मुद्दों पर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोऑपरेशन एक ऐसी चीज है जिसको आपस में कहते हैं ना कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आखिर अपनी रोज की दुनिया में, रोज की जिंदगी में हम और आप भी इस कोऑपरेशन की कमी को जो है महसूस करते हैं। तो ऐसे में जब बड़े बड़े देश साथ में आते हैं तो कोऑपरेशन जो है बहुत जरूरी भी हो जाता है, मगर उसको आपस में तालमेल जो बिठाने की बात होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इस समय जब अध्यक्षता हमारे पास है G20 की, तो ऐसे में इस तालमेल की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। जी हां, भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं जिसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। आज का सवाल है, हेल्थ वर्किंग ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जी हां, G20 के साथ बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स जुड़े हैं, उन्हीं में से एक है हेल्थ वर्किंग ग्रुप। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? साथ ही साथ आज बहुत ही अहम मुद्दा एक और है जो हमने G20 के साथ जोड़ा है, और वो है ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ समिट हाल ही में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था और उसकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है और G20 के साथ किस तरह से जुड़ी है, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्लोबल साउथ जो है उसकी इंपॉर्टेंस G20 के साथ कैसे जुड़ती है? बिकॉज सारे कंट्रीज जो G20 में है, दैट इज 19 कंट्रीज, 1 यूरोपियन यूनियन, लेकिन जो ग्लोबल साउथ है उसके कंट्रीज दूसरे हैं। तो आपस में ये जो ग्लोबल साउथ है क्यों इंपॉर्टेंट है G20 के लिए? देखिए, जो ग्लोबल साउथ है उसमें लगभग 150 से अधिक देश उसमें सम्मिलित हैं। इन देशों को, जैसे मैंने कहा कि इनको पहले विकासशील राष्ट्रों के रूप में देखा जाता था या तीसरी दुनिया के राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। G20 में अगर हम देखें तो G20 में 11 वो नेशन हैं जो ग्लोबल साउथ से आते हैं। अगर हम देखें कि जैसे एशिया महाद्वीप से बहुत सारे 7 ऐसे राष्ट्र हैं जो एशिया महाद्वीप से आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, भारत, चीन,
जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, और उधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से देखें तो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका से हम देखें तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना, और नॉर्थ अमेरिका से हम देखें मैक्सिको। तो ये 11-12 नेशंस वो नेशंस हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी भी ग्लोबल साउथ में जो वर्चस्व है वो विकसित राष्ट्रों का है, पश्चिमी राष्ट्रों का है। तो ये जो ग्लोबल साउथ समिट है, इसका मतलब कि 11 राष्ट्र वो हैं जो ग्लोबल साउथ के 150 राष्ट्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ समिट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहा कि कैसे हम ग्लोबल साउथ के इस मंच पे ग्लोबल साउथ के सभी राष्ट्रों के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो उनके सरोकार हैं, कंसर्न्स हैं, उसको उन सरोकारों को, उन वाद विषयों को, उन मुद्दों को हम G20 के प्लेटफॉर्म पर वृहत रूप में रखें, व्यापक रूप में रखें, और उनके कई समाधान का हम प्रयास करते रहें। आप जानते होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने इस ग्लोबल साउथ समिट के उन 4 आर्स को बहुत फोकस किया है। पहला आर जो कहता है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, विश्व को रिस्पॉन्ड करना है ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को। जी। दूसरा आर है वो कहता है रिस्पॉन्डिंग के बाद कहते हैं कि रिकग्नाइजिंग, अर्थात वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल साउथ और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनकी जिम्मेदारियों को पूरे विश्व को स्वीकारना है। हम जानते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, इसमें बहुत ज्यादा जो एमिशंस हैं वो विकसित राष्ट्रों की तरफ से आते हैं। तो प्रायोरिटीज जो हैं वो भी निश्चित होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटीज भी निर्धारित होनी चाहिए। 2 आर और है। एक आर है रेस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी, कि कैसे ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को और वैश्विक पटल पर सभी राष्ट्रों की संप्रभुताओं को स्वीकारना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और आखिरी आर है वो कहते हैं कि रिफॉर्मिंग द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। तो ये कैसे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन संस्थाओं को और सुधारना है ताकि हम ग्लोबल साउथ के उन सभी मुद्दों को, उन कंसर्न्स को, सरोकारों को हम वैश्विक पटल पर समाधान के रूप में लेके जा सकें। जी, रिस्पॉन्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, रिस्पेक्ट करना है, और साथ ही साथ रिफॉर्म भी करना है। ये 4 आर है जो कि अभी हमें डॉक्टर चौधरी ने बताया कि क्या जरूरी है, और इसके साथ साथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की भी बात अभी आपने मुझे बताई थी। तो जब हम कहते हैं कि करीब दुनिया के करीब टोटल अगर कंट्रीज हम गिने तो करीब 200 कंट्रीज में से 150 से ज्यादा कंट्री जो है वो ग्लोबल साउथ में आते हैं। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस जो है अपने आप में ही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भारत एक ब्रिज का काम कर रहा है G20 और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के बीच में। लेकिन भारत की ये जो लीडरशिप है G20 की और ग्लोबल साउथ की, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में हमारे जो है लिसनर्स को बताएं। देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर हम ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसकी अकादमिक नेतृत्व वो कहीं ना कहीं हम भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। 2009 से लेकर ग्लोबल साउथ अवार्ड्स जो अकादमिक जगत में इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन देता रहा है, तो इन पिछले लगभग 2 दशकों में 5 अवार्ड्स मिले हैं, जिन 5 में से 3 अवार्ड्स ग्लोबल साउथ अवार्ड भारत को मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि अकादमिक क्षेत्र में भारत का नेतृत्व ग्लोबल साउथ में सब राष्ट्रों ने स्वीकारा है, और अब हमें अकादमिक जगत से राजनीतिक जगत पर, वैश्विक स्तर पर अपने उस नेतृत्व को और उस हिस्सेदारी को हमें व्यापक तौर पे रखने की आवश्यकता है। और भारत की जो अध्यक्षता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस राजनीतिक नेतृत्व को भी वैश्विक पटल पर ग्लोबल साउथ के सभी राष्ट्रों के समक्ष एक बहुत स्वीकार्यता के रूप में, सम्मानिता के रूप में देखी जाएगी। जी हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अभी जो ग्लोबल साउथ समिट हुआ, जब उसमें हमारे बहुत सारे जो मेहमान कंट्री थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनके जो जितने भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस विषय में भारत के रोल की बहुत ही ज्यादा सराहना की। उसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा जो है आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम प्रोग्राम 102.6 FM रेनबो पर। ग्लोबल साउथ समिट की बात हम कर रहे हैं G20 के कंटेक्स्ट में, और ग्लोबल साउथ समिट के विषय में हमारे जो मेहमान कंट्री थे उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। The government of India initiated hosting special and important event, Voice of the Global South Summit. India's ongoing G20 presidency provides a strong opportunity to many countries to bring their voice and ideas into the dialogue and discussions of the G20. In a view of the global challenges and regional conflicts that we are facing today, makes it clear more than ever that the main priority for the most of the countries of the world is peace and stability.
Good news for countries who are not G20 members like Madagascar. So we are honored and happy to join our voice in this summit. Jamaica applauds the constructive efforts being undertaken by India in the interest of the Global South and looks forward to further engagements during the period of its presidency, which we hope will be a most successful and impactful one. This important initiative of Prime Minister Narendra Modi reflects the long-standing and concrete engagement of India with the countries of the Global South. With the countries of Latin America and the Caribbean, this engagement has been growing over the past decade. Wishing India a successful presidency of the G20, I would like to sincerely thank the vision of the Indian authorities for using their global leadership for bringing to the table the positions, the aspirations, and the priorities of the Global South, of my region, Latin America and the Caribbean, and my country, the Dominican Republic. 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। अभी आपने सुना कि किस तरह से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने तारीफ की है इंडिया के रोल की, कि किस तरह G20 की अध्यक्षता के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाजों को डेवलप्ड कंट्रीज के आगे रख रहा है इंडिया। दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ कद और साथ ही साथ उसके रोल का जो कहना चाहिए कि उसका जो अहम रोल है, जो कि अब दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे वो निभा रहा है, उन सभी को अगर हमें जानना है तो हमें बहुत क्लोजली फॉलो करना होगा G20 को। साथ ही साथ G20 के कंटेक्स्ट में हमने आप तक पहुंचाया ग्लोबल समिट को भी आज के हमारे इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति आपके साथ। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। बात कर रहे हैं G20 के बारे में और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ ये डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के, और इनसे हम ले रहे हैं जानकारी G20 के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब हम सभी जानते हैं कि भारत के पास अध्यक्षता है G20 की, तो ऐसे में क्या खास बातें रहेंगी भारत की अध्यक्षता की, साथ ही साथ क्या चैलेंजेस जो है वो रहेंगे? और अभी हमने बात की थी ग्लोबल साउथ की भी। हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा एक समूह और है ग्लोबल साउथ, तो क्या ऐसे में ये भी हो सकता है कि जिस तरह से G20 की महत्ता बढ़ रही है, आगे जाकर हम इसका विस्तार भी देख सकें? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो हम सभी श्रोताओं को ये बता दें कि 2023 दिसंबर में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, ये 18वीं समिट है जो भारत में 2023 दिसंबर में होगी। तो भारत की अध्यक्षता में 3 बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं या आयाम हैं, या कहें कि वो बहुत विशिष्टताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये G20 वास्तव में भारत के संदर्भ में G20 नहीं, पीपल्स G20 होगा। अर्थात इस पीपल्स G20 में हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स का, स्कॉलर्स का, यूथ का, पब्लिक का एंगेजमेंट होगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा आम जनता का। तो ये पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट पर आधारित G20 का समूह होगा, जो पीपल्स G20 के नाम से प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि G20 बेसिकली उन 3 बिंदुओं पर भी आधारित है जो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के उन राष्ट्रों के जो आर्थिक संकट हैं, आर्थिक विपदाएं हैं और अन्य परेशानियां या अन्य मुद्दे हैं, उनको कैसे हील किया जा सके। तो पहला एक जो बिंदु है वो हीलिंग पर बल देता है कि हमें ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को G20 के पटल पर हम कैसे उनका संबोधन कर सकते हैं, उनका समाधान खोज सकते हैं। दूसरा H है वो है कि कैसे हम ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों के मध्य एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर सकें, क्योंकि विकास जो है वो समन्वय और सामंजस्य पर आधारित होगा। और G20 का जो मुख्य फोकस है वो वास्तव में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, आर्थिक तौर पर और वित्तीय तौर पर। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आशा का, अर्थात होप। तो G20 में हम बहुत सारी आशाएं रख सकते हैं कि वो कैसे वैश्विक पटल पर सभी राष्ट्रों के उन हितों को, उन सरोकारों को
सामूहिकता पर कैसे उनका समाधान कर सकता है और उनको समायोजन के रूप में ले जा सकता है। तीसरा, जैसा कि इसका मुख्य जो फोकस है वो वसुधैव कुटुंबकम का है और वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की जाती है। एक छोटी सी बच्ची बाल भारती पब्लिक स्कूल ब्रिज बिहार गाजियाबाद की मायरा बिस्वाल ने इस कॉन्सेप्ट को, इस संकल्पना को बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने कहा कि ये वन प्लेनेट है जिसमें हम सब लोग रह रहे, लिविंग और नॉन लिविंग लोगों का हमें उनका संबोधन करना है, उनके इश्यूज का संबोधन करना है। और दूसरा पी परिवार से है, जैसे कि हमारी संस्कृति का परिचायक है। और तीसरा पी प्रॉस्पेरिटी का है कि हम सब लोगों को एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होना है, स्वयं पर निर्भर होना है, हमें आश्रित नहीं होना है। तो ये वन प्लेनेट, वन परिवार और वन प्रॉस्पेरिटी है जो इस वसुधैव कुटुंबकम को साकार करती है। जी, बहुत ही सुंदर परिकल्पना उन्होंने दी है और मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी जो है इस चीज से जरूर जो है हम सभी का इंटरेस्ट जो है उससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि आखिर जो देश और दुनिया में बदलाव लाने की जब हम बात करते हैं तो देश और दुनिया सिर्फ लोगों से ही मिलकर बनते हैं। ये नदियां, ये पहाड़, ये झरने भी उसका हिस्सा है, लेकिन बदलाव लाना है तो आपको और मुझको बदलना होगा, तभी दुनिया में बदलाव आएगा। छोटी छोटी चीजें मिलकर क्रिएट करती हैं बड़ा डिफरेंस, मैं अक्सर कहा करती हूं अपने प्रोग्राम में, और वही कोशिश है इस G20 की। प्रेसिडेंसी भारत के पास है, 1 दिसंबर से हमने इसकी अध्यक्षता संभाली है और बहुत सारे समिट्स हो रहे हैं जिसके विषय में हम आप तक बहुत सी जानकारी जो है पहुंचा रहे हैं हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में, और खास तौर पर इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल, उसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। और G20 से जुड़ी हुई ताजा अपडेट लेकर निशा आ गई है एक बार फिर से। आइए जानते हैं कि इस समय की ताजा अपडेट जो है वो क्या है। Hey dear listeners, this is me Nisha Bharadwaj connecting with you with yet another bit of G20 updates. जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते हफ्ते G20 की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई वेस्ट बंगाल के कोलकाता से। तो ऐसे में देश में ऊर्जा और उत्साह का नजारा देखते ही बनता है। इसी बीच आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। How the UPI app is empowering the common man to make the digital payments. Telling this, we have with us Shri Dilip Aspe, CEO, NPCI. It's a very pride moment for us at NPCI International to demonstrate UPI to the G20 delegates, and it's a lot of efforts last 7 years now, and it started with the regulators' initiative, and the government embraced it, and now we see the success that every Indian now would like to pay back with UPI, and even if you go to the smallest of the Nariyal Pani Wala or you go to the grocery store, you see the UPI QR code. And I think that it empowers the citizens, right? It empowers the citizen and it democratizes, whether it's a rich, poor, middle class. Everybody has now a UPI app, and it can be used to make a payment at mall or at a smaller kirana store. So it's a great pride to demonstrate the power of UPI, power of digital payments to the G20 delegates, and I don't think there is any product like UPI worldwide. So it's an opportunity for us to take the UPI to global. We have now NPCI International, which is trying to globalize UPI to support the countries with the Indian soft power, you can say that. How the JAM Trinity has helped in attaining financial inclusion. Let's listen from Shri Saurabh Garg, CEO, UIDAI. This symposium is talking about digital public infrastructure, and we have a large number of examples that we have built in India. Aadhaar is one of the biggest example out of them. There is UPI, there is eSign, there is DigiLocker.
So the objective of this symposium is on seeing how digital public infrastructure can help in financial inclusion, and that is what is being showcased by the different organizations that are taking part in the exhibition. आइए जानते हैं सितंबर 2023 में होने वाली दिल्ली समिट की विशेषताओं को बताते हुए भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत क्या कहते हैं। This time when we hold the G20 in India, it will be the largest ever gathering because in addition to the G20 countries, there are the 9 special invitees, there are several international organizations, and in fact, there will be 43 leaders of the world who will be in Delhi when we hold the G20 meeting in September 9th and 10th. So this will be the most powerful gathering of the world on September 9th and 10th in New Delhi, comprising of 29 countries and about 14 international organizations which are listed here. Meanwhile, the G20 delegates from Germany, Netherlands and Indonesia were so overwhelmed with the Indian hospitality. Here is what they say. India is very generous to its guests, to the delegates. The hospitality is overwhelming. I really enjoy staying in India. Hospitality is very good. Food tastes very good. I love being in India. It is overwhelming, if you like. The nice decorations, the possibilities that are given to delegates to see the city of joy are really nice and pleasant. G20 की बैठकें केवल डेलीगेट्स और अधिकारियों के बीच ही नहीं बल्कि समाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी बच्चों से भी संवाद कायम कर रही है। ऐसे ही एक फाइनेंशियल लिटरेसी पर केंद्रित सेमिनार में लगभग 1800 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। तो आइए जानते हैं इन्हीं बच्चों से कि उन्होंने इस सेमिनार से क्या सीखा। I have learned from this program is managing my finances, everything about debit and credit, a lot about how to sustainably manage your money and how to increase the inflation rate that is increasing day by day. So if you take everything into a summary, one of the most important thing that I have learned is if I learn to manage my own finances, I will be more independent tomorrow because I know how to manage my money, how to use it for a good cause. How to manage the financial income of our life and how there are how many type of bank and banking system they have explained in a good way, and how to use the money in a proper and how to save the money for our future and even for our use. यहाँ अपने श्रोताओं को ये भी बताते चले, the first health working group meeting under G20 India presidency will be held in Tiruvananthapuram, Kerala. So that's all for now. This is me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more details, keep listening to Swati. थैंक यू सो मच निशा फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो हमने आपसे पूछा था कार्यक्रम के शुरू में। हमने आपसे पूछा था कि हेल्थ वर्किंग ग्रुप की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी। तो सही जवाब जो है वो है 2017। तो लगे हाथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप है इसको जर्मन प्रेसिडेंसी के दौरान 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। और इसलिए किया गया था ताकि ग्लोबल हेल्थ इश्यूज जो है उनको एड्रेस करने के लिए G20 में जो है उसके ऊपर फोकस जो है वो लाया जा सके। साथ ही साथ ये ग्रुप जो है ये आगे आने वाले भविष्य में सभी के लिए एक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, हेल्थ रेगुलेशंस जो हैं उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और साथ ही सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए भी काम करता है। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। हमारे साथ है डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, जिनसे मैं जानना चाहती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। डॉक्टर साहब, आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के, तो ऐसे में ग्लोबल मामलों पे बहुत बारीक नजर रहती है आपकी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में हम G20 का स्वरूप जो है वो कैसा देखने वाले हैं। देखिए, G20 में एक शिफ्ट जो भारत की अध्यक्षता के बाद देखने के लिए आ रहा है कि इसका जो मुख्य विषय रहा था वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहा था जी। बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रांजिशंस हुए उसमें इश्यूज, इकोलॉजिकल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी, मुझे लगता है कि इसका एक विस्तारण होगा
ऐसा चल रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सुदृढ़ राष्ट्र हैं, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, जैसे कि सिंगापुर है, स्पेन है, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमें विकास पर ध्यान रखना होगा, जैसे अफ्रीकन यूनियन है, आसियान है। तो ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है कि G20 का जो फोकस है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ सोशल इंक्लूजन, कल्चरल इंक्लूजन और पॉलिटिकल इंक्लूजन की तरफ जाएगा। तो ये वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों के मध्य एक नया समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जो विकास है वो उस पर आश्रितता नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, निर्भरता होनी चाहिए। और भारत की अध्यक्षता उस पूरे G20 के माध्यम से पूरे विश्व को एक फैमिली के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के उस आचार व्यवहार और संस्कार के रूप में मुझे लगता है कि एक नया रूप प्रदान करेगा, एक नया आयाम प्रदान करेगा। और सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर वो एक ऐसे नए विश्व की कल्पना करेगा जहां पर ना कोई शोषण होगा, ना अन्याय होगा, बल्कि एक समन्वय का रास्ता दिखाई देगा और सभी राष्ट्र मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करेंगे और उस वसुधैव कुटुंबकम के उस हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। जी, वसुधैव कुटुंबकम G20 का ये वो लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने की का पीड़ा उठाया है भारत ने। भारत के पास G20 की अध्यक्षता है और इसीलिए मिशन G20 जो है वसुधैव कुटुंबकम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहा है वो सभी तमाम जानकारी जो कि आपके और मेरे जानने के लिए जरूरी है। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। और आज की चर्चा बस यहीं तक हमने आप तक पहुंचाया ग्लोबल साउथ समिट को और साथ ही साथ G20 के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसको, भारत किस तरह से एक ब्रिज का काम कर रहा है दुनिया के दो बड़े समूहों के बीच में, उसके बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर चौधरी ने। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस प्रोग्राम के जरिए आप तक G20 की बहुत सी जानकारी पहुंचाई है और साथ ही साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।